नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य ने कल बड़े ही शौक से ये बात नेहा से कह दी थी कि वो नेहा के हाथ का बना नाश्ता खाना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि नेहा इस बात को इतना सीरियसली ले लेगी। जब नेहा ने सच में अगले दिन नाश्ता बनाकर उसके सामने रख दिया तो आदित्य को यकीन ही नहीं हुआ। जो लड़की रोज आराम से सोकर उठती थी, आज वो जल्दी उठकर नाश्ता बना चुकी थी। ये फीलिंग अपने आप में कितनी स्पेशल थी ये तो वो भी नहीं बता सकता था, लेकिन जितना खास उसके लिए वो नाश्ता था उतना ही खास नेहा के लिए उसका रिएक्शन था। जिस तरह से उसने सबके सामने ठीक से कहकर बात टाल दी थी, नेहा का चेहरा तब से ही उतरा हुआ था। पर जब कार में आदित्य ने बताने के लिए कहा तो नेहा को उसका जवाब एक किस के साथ मिला। नेहा इतना ब्लश कर रही थी कि उसने तुरंत आदित्य के हाथ में मारते हुए कहा, शट अप कहकर वो फिर से बाहर खिड़की की तरफ देखने लग गई। अरे तुम्हारे होठों के पास कुछ लगा हुआ था, मैं तो बस उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, आदित्य ने अब हंसते हुए कहा। उसे नेहा का ये शर्मिला बिहेवियर बड़ा ही क्यूट लगता था, इसलिए उसे देखने के लिए वो हर बार अलग अलग हरकतें करता रहता था। नेहा ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं लगा था। वो तुरंत समझ गई थी कि आदित्य ने उसे किस करने का सिर्फ एक बहाना दिया था। तुम भी, नेहा ने उसे चिढ़कर कहा और हंसने लग गई। ऑफिस नहीं जाना क्या, लेट हो रहा है, चले अब, नेहा ने कहा। आदित्य का मूड देखकर तो यही लग रहा था जैसे उसका गाड़ी स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ चलते हैं, वैसे सबके सामने मैं कह नहीं पाया, लेकिन पोहा सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और तुम्हारे एफर्ट्स ने उसे और भी ज़्यादा डिलीशियस बना दिया था। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी विश को इतना सीरियसली लोगी, आदित्य ने गाड़ी चलाते हुए कहा। नेहा को ये सब सुनकर फाइनली ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत रंग लाई थी। कुछ देर बाद आदित्य ने नेहा को उसके ऑफिस ड्रॉप किया। अपने पुराने ऑफिस में आते ही उसकी सारी मेमोरीज रिकॉल हो गई। कुछ लोग उसे देखकर शौक में थे तो कुछ परेशान और कुछ तो अभी तक ऑफिस भी नहीं आए थे। नेहा जैसे ही अंदर आई तो उसे एक आवाज सुनाई दी, सो फाइनली यू आर हियर। नेहा ने पलट कर देखा तो मिडिल एज का एक आदमी उसके पास चल कर आ रहा था। दिखने में तो हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं दिख रही थी। उसकी टोन में भी एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे नेहा को यहाँ देखकर वो कुछ खास खुश नहीं था। मिलने पर पता चला कि उसका नाम शशि है और वो यहाँ का नया लीडर है। जब आदित्य को पता चला कि पिछले मैनेजर ने नेहा को यहाँ से निकाल दिया था तो उसी वक्त आदित्य ने उसे भी यहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद से इस कंपनी को शशि ही देख रहा था। शशि से मिलकर नेहा को ये तो अच्छे से समझ आ गया था कि उसके जाने के बाद कंपनी में कई सारे चेंजेस हुए थे। मैंने सुना है कि रोहन तुम्हारे अंडर काम करता था, अब जब तुम वापस आ गई हो तो रोहन को वापस तुम्हें असाइन कर देना चाहिए, मैनेजर शशि ने बड़ी ही सख्त आवाज में कहा। नेहा को उसकी सख्ती, उसकी बात करने का अंदाज बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसका काम वहीं से शुरू होगा जहां पर उसने खत्म किया था। थैंक यू सो मच, नेहा ने कहा। वो सोच ही रही थी कि रोहन के लिए उसे नए सिरे से सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा, लेकिन अपने लीडर को सेंसिबल देखकर उसे खुशी हो रही थी। आफ्टर ऑल यहाँ आने के बाद पहले फिक्र उसे रोहन की ही हो रही थी। उसे आज भी याद थी रोहन की वो हालत जब वो उससे पहली बार मिली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गैरहाजिरी में रोबिन रोहन का फिर से वही हाल कर दे। लीडर शशि ने नेहा के साथ काफी सारे मैटर्स पर बात की। उसके जाने के बाद नेहा अपने कैबिन में आ गई और अपने काम को नई सिरे से शुरू करने की तैयारी में लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आहट सुनाई दी। कम इन, नेहा ने जैसे ही कहा दरवाजा खोलकर सारा अंदर भागते हुए आई। आते ही उसने नेहा को जोर से गले लगा लिया। मैम आप आ गई, वी मिस्ड यू सो मच। हमें तो लग रहा था कि अब आप हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहती हैं। आई मिस्ड यू। सारा कुछ देर के लिए नेहा के सीने से ऐसे लिपटी रही जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपटा हो। नेहा ने उसे समझाते हुए उसकी पीठ सहलाना शुरू किया, लेकिन सारा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। तुरंत उसकी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। ठीक है बस हो गया, अब तो मैं आ गई हूँ ना, रोना बंद करो नहीं तो सब हंसने लगेंगे। वो उसे समझा ही रही थी कि पीछे से रोहन भी आकर खड़ा हो गया।
सारा को संभालने के लिए वो इशारे से रोहन की मदद मांग रही थी, लेकिन वो तो खुद नेहा को देखकर लॉस्ट लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने वजन कम किया हो, लेकिन वो उसकी स्मार्टनेस में अभी भी कोई भी कमी नहीं आई थी। वो अब सच में किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगता था। रोहन, देख क्या रहे हो? अपने असिस्टेंट को संभालने में मेरी मदद करो। और मेरे ना रहने के बाद तुम लोगों ने इसे ऐसा इतना परेशान किया कि अब ये इतना रो रही है। नेहा ने उससे कहा। वो जानबूझकर कुछ ऐसा कह रही थी जिससे कि सारा हंस पड़े। मैम, कुछ भी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये तो मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। आप ही बिना गुड बाय बोले ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। आपको पता भी है मैं और रोहन सर आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सारा फिर से रो देगी। इतने दिन से उसके दिल में जो कुछ भी दबा हुआ था वो उसे आज कह देना चाहती थी। ओके, मुझे पता है मेरी गलती है, पर हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बिना बोले फिर से कभी ऐसे गायब नहीं होंगी। ठीक है? नेहा ने सारा और रोहन दोनों से ही बात कही। वो रोहन को देखकर सॉरी कह रही थी। उसे पता था कि उसके जाने के बाद सबसे ज्यादा किसी के काम पर अगर असर हुआ होगा तो वो था रोहन। रोहन ने मुस्कुराते हुए एक मैच्योर इंसान की तरह कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैम? हमारे लिए तो बस ये इम्पोर्टेंट है कि आप वापस आ गई हैं। हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। दैट्स माय बॉय। तो अब बात ऐसी है कि मैं वापस आ चुकी हूँ और हमें अब ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देना है। हमें जम के मेहनत करनी है और रोहन को एक सुपरस्टार बनाना है। कहते हुए नेहा और सारा ने आपस में ताली मारी। उन दोनों का मिशन पहले भी वही था और आज भी वही होगा। और सारा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें हर स्टेप पर रोहन के साथ रहना है, नेहा ने समझाया। अच्छा रोहन, ये बताओ, मेरे जाने के बाद रोबिन या किसी और ने तुमसे कुछ कहा? कोई बात हुई तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की ना? उसने नेहा ने पूछा। ये टेंशन उसके मन में तब से चल रही थी, तब से वो यहाँ से गई थी। उसका ये कंसर्न सुनकर रोहन को अच्छा जरूर लग रहा था, लेकिन रोबिन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर सिकन नजर आने लगी थी। नेहा उसका चेहरा देखते ही समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सारा ने झट से कह दिया, मैम बहुत कुछ है जो आपको बताना है। आपके जाने के बाद रोबिन सर ने मैनेजर से बात की थी कि अब से वो रोहन सर को गाइड करना चाहते हैं। अगर रोहन सर ने रोका नहीं होता तो अभी तक तो वो हमारे मैनेजर होते। रोहन सर ने बहुत ही मुश्किल से उन्हें समझाया, लेकिन अब आप आ गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सारा ने वो सब कुछ बताया जो नेहा के जाने के बाद ऑफिस में हुआ था। वो बताते हुए इतनी हाइपर हो गई थी कि रोबिन के लिए उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो इतना बोले जा रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए रोहन ने अब उसे बीच में रोकते हुए कहा, सारा वो सब अब पास्ट है, अब उसके बारे में और बात करने का क्या फायदा। नेहा समझ चुकी थी कि रोहन सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। उसे भी इस रोबिन की हरकतों से बहुत फर्क पड़ा होगा और ये सोचकर नेहा और भी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वो जानती थी कि रोबिन ने उसके यहाँ ना होने का फायदा जरूर उठाया होगा। ये सोचकर उसने अपने मन में ये कसम खाई कि वो अपने होते हुए ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने देगी। रोहन, आई एम सॉरी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ आई प्रोमिस के मेरे रहते हुए दोबारा नहीं होगा। हमें अब अपने शूट्स पर ध्यान देना होगा। अपने आप को इन फालतू बातों से डिस्टर्ब मत होने देना। जस्ट स्टे फोकस्ड, नेहा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तभी अचानक से नेहा का फोन बजने लगा। नेहा ने फोन उठाया तो पता चला कि लीडर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। नेहा फोन रखकर सीधे वहीं पहुंच गई। सर, आपने बुलाया मुझे? नेहा ने जाते ही पूछा। हाँ प्लीज कम, शशि ने कहा। नेहा ने के अंदर आते ही शशि ने कहा, नेहा मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल में मैटर्स बिल्कुल अलग रखता हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो, पर उस बात से इस जॉब का कोई लेना देना नहीं है। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर है, शशि ने स्ट्रिक्टली कहा। उसके बोलने के अंदाज को देखकर नेहा को बार बार आदित्य की याद आ रही थी। उसे शशि को देखकर हर बार यही लग रहा था जैसे इस बार आदित्य ने अपने ही जैसे किसी को यहाँ का मैनेजर बनाया था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शशि ये क्या बात कर रहा था। भले ही उसका और आदित्य का एक रिश्ता था, लेकिन उसने कभी भी उस रिश्ते का फायदा उठाने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि शशि ने फिर से अपनी बात कहनी शुरू की। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने देखते ही समझ गया था दैट यू हैव समथिंग। मुझे तुम्हारे पिछले काम के बारे में भी पता चला, विच आई एडमायर अ लॉट।
इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीद को बनाए रखोगी। नेहा को कुछ देर तो कुछ समझ ही नहीं आया, जिस बारे में उसने आज तक सोचा भी नहीं था उसके बारे में लीडर अश्योरेंस मांग रहा था। डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेहा बस इतना ही कह पाई तो अभी भी इसी सोच में थी कि आखिर इस बात की जरूरत क्या थी। नेहा, मेरे आने से पहले इस कंपनी में बहुत कुछ हो चुका है जो तुम भी अच्छे से जानती हो। मुझे आदित्य सर ने पर्सनली यहाँ पर भेजा है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कंपनी को अच्छे से संभालूं। आई होप इसमें तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी, शशि ने कहा। अगर कंपनी में किसी भी तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है उसे खुद से सोल्व करने की कोशिश मत करना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए जस्ट कम टू मी, मुझसे बात करना। आई होप आई एम क्लियर, लीडर ने कहा। हाँ ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी, नेहा ने कहा। इतना कहने के बाद लीडर ने उसे जाने के लिए कहा। नेहा चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था जिसके कारण शशि ने उसे इतना सब कुछ समझा दिया था। क्या उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस इतने खराब थे इस कंपनी में? वो इसी सेल्फ डाउट में चली जा रही थी कि उसका सामना अब रोबिन से हो गया। नेहा उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने बात करनी शुरू की तो उन दोनों के बीच बहस होनी पक्की थी। वो जैसे ही रोबिन के सामने से जाने लग गई, रोबिन से रहा नहीं गया और उसने नेहा को रोक लिया। नेहा उसको इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन रोबिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उन दोनों के बीच शुरू हुई बातें बहस का रूप लेने ही वाली थी कि वहां पर शशि ने आकर मामला संभाल लिया। उसने देख लिया था कि यहाँ रोबिन ने जानबूझकर नेहा को रोकने की कोशिश की थी। उसने रोबिन को सबके सामने सुनाया और उस मसले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। नेहा इस तमाशे के बाद अपने कैबिन में लौट आई और फिर से अपने काम में लग गई। वो पूरे दिन अपने काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सबके जाने का समय भी हो गया। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी लोग ऑफिस से जा चुके थे, लेकिन नेहा अभी भी काम में लगी थी। तभी अचानक उसके कैबिन का दरवाजा खुला। नेहा ने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो वहां पर विशाल खड़ा हुआ था। ये नोवेस, फिर से उसे देखते ही पहला रिएक्शन नेहा के मन में यही आया। ओह हाय मिस नेहा, यू आर फाइनली बैक, विशाल ने बहुत ही वेलकमिंग टोन में कहा। इतने दिनों बाद नेहा का खूबसूरत चेहरा देखकर विशाल की आंखें चमक उठी थी। वो जानबूझकर पहले दिन ही कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे नेहा का मूड खराब हो या फिर अनकंफर्टेबल हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसे लेकर विशाल का इरादा बदल गया था। उसकी हैवानियत से भरी नजरें आज भी नेहा को ऊपर से नीचे तक तोल रही थी। हेलो ना चाहते हुए भी नेहा को ये रिस्पॉन्स देना पड़ रहा था। विशाल का चेहरा देखते ही नेहा न चाहते हुए भी गुस्से से भर जाती थी। वो और रोबिन दो ऐसे शख्स थे जो उसका ऑफिस आने का सबसे बड़ा डिमोटिवेशन थे। डोंट टेल मी तुम्हें घर नहीं जाना है, सब लोग जा चुके हैं, तुम किसका वेट कर रही हो? विशाल ने बहुत ही कंसर्न और केयर के साथ ये पूछा, लेकिन नेहा को उसका हर एक शब्द फेक लग रहा था। मेरा अभी थोड़ा सा काम बचा है, मुझे कुछ वक्त और लगेगा, नेहा ने ठंडे अंदाज में कहा और फिर से अपने काम में लग गई। एक तो विशाल पहले से ही उसकी अदाओं का कायल था और उसे इस तरह से मेहनत करता हुआ देखकर वो उसका और भी ज्यादा दीवाना हो जाता था। पहले ही दिन इतना काम करने की जरूरत नहीं है, यू शुड गो एंड रेस्ट वेल। आओ मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, विशाल ने कहा। नेहा को उसकी ये सॉफ्ट टोन बहुत ही वियर्ड लग रही थी। उसे अच्छे से पता था कि विशाल उस तरह का आदमी था जो अपने मतलब के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल सकता था और आज उसका बिल्कुल अलग रंग देखने को मिल रहा था। लेकिन नेहा ऐसी बेवकूफ नहीं थी जो उस जैसे गिरगिट के जाल में फंस जाए। नो थैंक यू, मुझे अभी टाइम लगेगा और मैं खुद घर चली जाऊंगी, आप जा सकते हैं, नेहा ने ये जवाब दिया और फिर से अपने लैपटॉप में देखने लग गई। इस बार अब उसने विशाल को यहाँ से जाने का इशारा भी कर दिया था। वो जानती थी कि विशाल यहाँ का बॉस और ये एटीट्यूड शायद उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन उसके साथ विशाल ने जो कुछ भी किया था उसके बाद नेहा उससे बात करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। साथ घर जाना तो दूर की बात थी। विशाल भी समझ गया था कि इतने दिनों बाद भी नेहा के एटीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वो पहले जैसी ही अड़ियल और बोल्ड थी। अच्छा है नेहा, तुम्हारे इसी अंदाज पर तो मेरा दिल आया है। खैर आज नहीं तो कल तुम्हें तो साथ चलना ही पड़ेगा। आखिरकार जो काम पिछली बार अधूरा रह गया था वो पूरा भी तो करना है। इसी ख्याल के साथ विशाल ने कैबिन का दरवाजा वापस से बंद कर दिया और खुद ऑफिस से निकल गया।
उसे खुशी थी इस बात की कि नेहा वापस आ गई थी। वो अपने अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए फिर से काम पर लग सकता था। यहाँ नेहा कुछ देर तक और बैठी रही। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने अपना सामान उठाया और कैबिन से बाहर आ गई। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। लिफ्ट लेकर जब वो नीचे आई तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 2 से 3 लोग दिखाई दिए, जो सिक्योरिटी टीम के थे। नेहा ऑफिस से जैसे ही बाहर आकर खड़ी हुई, उसके सामने एक शानदार चमचमाती हुई गाड़ी आकर खड़ी हो गई। नेहा इस गाड़ी को नहीं पहचानती थी, इसलिए अचानक से वो सोच में पड़ गई। वो कुछ सोचती कि उससे पहले ही गाड़ी का शीशा नीचे हो गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि विशाल बैठा था। उसे देखते ही नेहा का मूड फिर से खराब हो गया। हे, कैसे जा रही हो तुम घर? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, विशाल ने एक बार फिर पूछा। नीचे आने के बाद भी वो अभी तक घर नहीं निकला था। नीचे रुककर वो नेहा के आने का ही वेट कर रहा था। जो सवाल उसने पूछा था उसका जवाब नेहा के पास भी नहीं था। आजादा आदित्य ने उसे ड्रॉप किया था। दैट मीन्स कि उसे कैब करके घर जाना था, क्योंकि खुद की गाड़ी तो थी नहीं अब उसके पास। लेकिन ये बहुत क्लियर था कि उसे विशाल के साथ तो हरगिज भी नहीं जाना था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं घर चली जाऊंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प, नेहा ने कहा और खुद कार के आगे जाकर खड़ी हो गई। लेकिन विशाल इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर से नेहा के पास ले जाकर खड़ी कर दी। अरे पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट काफी हो गया है। तुम अकेले कहाँ जाओगी? आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, विशाल ने कहा। आज तो जैसे वो नेहा को साथ ले जाने की जिद पर ही अड़ गया था। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं चाहिए आपकी लिफ्ट, देयर आर कैब सर्विस, मैं आराम से घर चली जाऊंगी, नेहा ने इस बार गुस्से में कहा। वो अच्छे से जानती थी कि विशाल की स्केयर के पीछे की नियत। उस पर भरोसा करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नेहा का बढ़ता गुस्सा देखकर विशाल थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका था। वो अब उसे ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था। उसने नेहा की बात पर न चाहते हुए भी एग्री किया और अपनी चमचमाती हुई गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। वो वहां से चला तो गया था, लेकिन नेहा का मना करना उसे सहा नहीं जा रहा था। आज तक किसी भी लड़की ने उसे इतना नहीं घुमाया था जितना नेहा घुमा रही थी। जिसकी छोटी सी हाँ के लिए उसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो सच में देखना चाहता था कि आखिरकार नेहा का घर था कहाँ। इसी सोच के साथ वो आगे चला तो गया था, लेकिन शीशे के जरिए उसकी नजर अब भी नेहा पर ही थी। विशाल के जाने के तुरंत बाद नेहा के सामने एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसे वो अच्छे से पहचानती थी। आदित्य नेहा के मुंह से निकला। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठ गई। विशाल ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा किसके साथ जा रही थी। गाड़ी देखकर तो वो समझ गया था कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो नहीं लग रहा था। यह नेहा ने अंदर बैठते ही आदित्य से पूछा, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मैं अपनी वाइफ को पिक करने नहीं आ सकता क्या? आदित्य ने उसके सवाल पर उल्टा सवाल पूछ लिया। तब नेहा को याद आया कि निकलने से पहले उसने आदित्य को मैसेज किया था कि वो अब निकल रही है। बस आदित्य उसे सीधे पिक करने ही आ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में हस्बैंड ड्यूटीज पूरी करने में लग गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने चुपचाप अपनी सीट बेल्ट बांधी और बैठ गई। जैसे ही दोनों ऑफिस के सामने से निकले, उनका पीछा करते हुए विशाल भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। आज वो देखना चाहता था कि नेहा का आखिरकार कनेक्शन क्या था। यहाँ नेहा आदित्य की तरफ जब जब देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ सा था। क्या हुआ? आर यू ओके? नेहा ने पूछा। हाँ, आदित्य ने ज्यादा कुछ न बोलते हुए सिर हिला दिया। बस उसके इस रिएक्शन ने नेहा को और भी ज्यादा क्यूरियस कर दिया था। वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। उसने इस बार आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बताओ क्या हुआ है? इस बार आदित्य खुद का गुस्सा रोक नहीं पाया और अब एकदम से बोल पड़ा, तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की थी। तुम्हें समझना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को जरा भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। क्या सोचकर तुम मुझसे बात कर रही थी? विशाल को नेहा से बात करता देखकर आदित्य के अंदर का इनसिक्योर इंसान बाहर आकर खड़ा हो गया था। विशाल को नेहा के साथ देखते ही उसे वो रात याद आ जाती है जिस दिन विशाल ने नेहा को छूने की कोशिश की थी। ना चाहते हुए भी आदित्य का दिमाग इतना गर्म हो जाता था कि वो खुद का गुस्सा संभाल ही नहीं पाता था। एक पल के लिए उसे ऐसे भड़कता देखकर नेहा सहम गई थी, लेकिन उसे अपना पक्ष भी तो समझना था। आखिरकार उसकी कोई गलती भी नहीं थी।
आदित्य, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। मैं उससे नहीं, वो मुझसे बात करने के लिए आया था। इनफैक्ट वो मुझे घर ड्रॉप करने की जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने उसे बहुत बार मना किया लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। नेहा ने सब कुछ सच सच बता दिया। वो अच्छे से समझ रही थी कि आदित्य का डर क्या क्या था। उसकी बात सुनकर आदित्य का मन कर रहा था कि वो सीधे विशाल से ही जाकर बात करे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बात करने की, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो नेहा को घर ड्रॉप करेगा। उसकी तो मैं आदित्य मन ही मन विशाल पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। Whatever it सी, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ। ध्यान तुम्हें खुद ही रखना है अपना। उससे दूर रहो। स्टे अवेयर एंड प्रोटेक्टेड। आदित्य ने अपना गुस्सा शांत करते हुए नेहा को समझाया। वो जानता था कि इसमें नेहा की कोई भी गलती नहीं है और जब गलती नहीं है तो उसके गुस्से की हकदार वो नहीं बल्कि विशाल था। और विशाल से उसे कैसे डील करना है वो अच्छी तरह से जानता था। इस बात को करते हुए थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। दोनों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि एक गाड़ी बड़ी दूर से उन्हें फॉलो कर रही थी। विशाल ने इतनी चालाकी से डिस्टेंस बनाकर उन्हें फॉलो किया था कि उन्हें शक तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने नेहा वाली गाड़ी को सिंघानिया मेंशन के अंदर जाते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। सिंघानिया मेंशन मतलब आदित्य भाई का घर। बट हाउ इज इट पॉसिबल? विशाल के दिल में पहला सवाल यही आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के पीछे वो इतने दिनों से हाथ धोकर पड़ा था वो एक्चुअली में आदित्य के घर में रहती थी। तो क्या नेहा भाई की वाइफ या फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? शिटमैन, ये सब चल क्या रहा है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जिस लड़की के पीछे भाई के खिलाफ बातें हो रही हैं, जिसके चक्कर में इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़ दिया, वो कोई और नहीं बल्कि नेहा है। विशाल अपनी गाड़ी में बैठकर खुद से ही सवाल पर सवाल किए जा रहा था। ग्रेट, अब तो मुझे और भी मजा आएगा। नेहा सिंघानिया और वटेवर, उसने हंसते हुए अब खुद के मन में सोचा। अगले दिन नेहा पहले ही तैयार होकर अब ऑफिस पहुंची। उसे ध्यान था वो सारी बातें जो आदित्य ने उसे समझाई थी। उसने खुद भी सोच लिया था कि ऑफिस में किसी भी तरह के फालतू ड्रामों में नहीं फंसेगी। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होकर अपना काम करेगी और घर चली जाएगी। जैसे ही उसने अपने फ्लोर पर कदम रखा उसके कान में अलग अलग तरह की बातें आनी शुरू हो गई थी। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी मैनेजर होकर? हाउ इज इट पॉसिबल? दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पर, और ऑफिस में कुछ भी गायब हो जाना इज इम्पॉसिबल, किसी और ने कहा। नेहा की आदत थी कि वो ऐसी ही सुनी सुनाई बातों पर अपना ध्यान ज्यादा नहीं लगाती थी, इसलिए वो चुपचाप अंदर चली जा रही थी। पर यार वो थी भी तो कितनी महंगी, तुम्हें पता है उसकी कीमत? समवन इज सेइंग कि उसका लाखों का नुकसान हुआ है, किसी ने धीरे से किसी के कान में कहा। लेकिन घूमते घूमते बात नेहा के कान में पहुंच ही गई थी। उसका ध्यान एक दो बार तो उधर जा जरूर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी तो उसके सामने जरूर आएगी। वो चल ही रही थी, उसके सामने अब अचानक से आरिफ आकर खड़ा हो गया। जिस तरह से रोबिन का मूड खराब था नेहा को वापस देखकर, ठीक उसी तरह से आरिफ भी दुखी था। वो अपने डूबे हुई करियर का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहा को ही समझता था, लेकिन आज वो कोई नई मुसीबत लेकर नेहा के सामने खड़ा था। मैनेजर नेहा इस बैग पर मुझे नहीं पता था कि इस बार आपके वापस आने का इंटेंशन कुछ और ही होगा, आरिफ ने उसके पास आते हुए तंज कसकर कहा। क्या मतलब है इस बात का? मेरे रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, सो गेट आउट ऑफ माई वे, नेहा ने कहा और उसके बगल से निकलकर अंदर की तरफ जाने लगी। जाने दूंगा, लेकिन पहले वो वापस करिए जिसे लेकर आप कल यहाँ से निकली हैं, आरिफ ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर आसपास के सभी लोग अब इकट्ठा हो गए। उन्हें इसी गॉसिप का तो इंतजार था कि कब उन दोनों का आमना सामना होगा और अब ये बात होगी। क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो, नेहा ने पूछा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आज ऑफिस में चल क्या रहा था। मेरी वॉच, कल मैंने ऑफिस में अपनी वॉच उतार कर रखी थी और गलती से वो यहीं छूट गई थी। मैं जानता हूँ कि कल सबसे आखिरी में आप ही इस ऑफिस से निकली थी, इसलिए अब आपको ही ये बताना होगा कि मेरी वॉच कहाँ है, आरिफ ने कहा। नेहा को पहले तो उसकी बात बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। आरिफ की वॉच गायब हो गई और उसके लिए पूरे ऑफिस में तमाशा हो रहा है। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारी वॉच के बारे में मैं कुछ नहीं जानती और अब ये सारे सवाल लेकर मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो, नेहा ने चिढ़कर कहा।
आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। आपको पता भी है ये वॉच कितने की थी? लाखों रुपए में खरीदी थी मैंने ये। होप यू अंडरस्टैंड दैट। आरिफ ने कहा। इनडायरेक्टली वो अपनी घड़ी की कीमत बताकर नेहा को फाइनेंशियली कमजोर दिखाना चाहता था। नेहा के बैकग्राउंड को हर कोई अच्छी तरह से जानता था, इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि उसकी यहाँ पर नौकरी करना बहुत बड़ी मजबूरी थी और शायद इसी के चलते नेहा के आरिफ की लाखों की घड़ी भी गायब कर दी थी। सुनने में इल्जाम बहुत ही गिरा हुआ सा था, लेकिन ऑफिस में नेहा को नापसंद करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही सुनहरा मौका था। आज ऑफिस का लीडर शशि भी किसी मीटिंग से बाहर गया हुआ था, तो नेहा को ट्रैप में फंसाने का इससे सही मौका आरिफ को लग ही नहीं रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी वॉच लाखों की हो या करोड़ों की, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, किसने ली। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, नेहा ने कहा। वो अब इस बेफिजूल के मसले में पड़कर और ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहती थी। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि वो किसने ली। हम सबको पता है कि कल शाम को आप ही सबसे लेट निकली थी। आपके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं था और आपसे कुछ ही देर पहले मैं निकला था, तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि वो घड़ी आपके अलावा और कोई ले ही नहीं सकता। इसलिए अब बात को घुमाना बंद कीजिए और मेरी वॉच मुझे वापस कीजिए, आरिफ ने कहा। उसने और किसी और के बारे में तो जैसे सोचना ही बंद कर दिया था। उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि उसकी घड़ी नेहा ने ही ली थी और बार बार बोलकर वहां खड़े लोगों को भी ये विश्वास दिला दिया था कि ये बात सच है। इन सब के पीछे आरिफ के मन में नेहा के लिए नफरत होना इसका सबसे बड़ा कारण था। नेहा के आने से पहले आरिफ इस कंपनी का स्टार था, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उसके थे। लेकिन जैसे ही नेहा ने रोहन को गुरूम करना शुरू किया, आरिफ का स्टारडम खुद कम होता चला गया। रोहन की बढ़ती सक्सेस देखकर आरिफ को हमेशा से ही ऐसे लगता था जैसे ये सारा सक्सेस उसका था। रोहन को जो कुछ भी मिला उस पर उसका हक था, लेकिन आज अगर सब कुछ उससे छीन लिया गया था तो उसका कारण उसे नेहा ही नजर आती थी। आरिफ, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। जब एक बार बोल दिया कि तुम्हारी वॉच मेरे पास नहीं है, अब क्या तुम्हें लिख कर दूं? नेहा ने अब गुस्से में कहा। अब धीरे धीरे उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। आसपास खड़े लोगों का इंटरेस्ट इस बहस में अब और भी बढ़ने लगा था। उनके बीच चल रही कानाफूसी सुनकर आरिफ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और जैसे ही उसने एक और बार नेहा पर गलत आरोप लगाने की कोशिश की, नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जोर से आरिफ को एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज सबके कानों में जोर से सुनाई दे रही थी। नेहा का गुस्सा देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे थप्पड़ उसको पड़ा था, लेकिन निशान उन सबके गालों पर पड़ा था जो नेहा को आरोपी समझ रहे थे। बी इन योर लिमिट्स, हाउ डेयर यू। इतना घटिया इल्जाम लगाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? इतनी देर से मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे भी तुम्हारी ये बकवास एंटरटेन करूंगी। तुम्हारी घड़ी गायब हुई है तो उसे कैसे ढूंढना है वो तुम देखो, और ये किसी का भी एलिगेशंस लगाने से सही नहीं होगा, इसलिए ग्रो अप। जो करना चाहिए वो करो, यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, नेहा ने गुस्से में कहा। थप्पड़ खाकर आरिफ की नजरें झुक गई थी। कुछ टाइम तो उसे रिएक्ट में ही करने में लग गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी दोनों ही कहीं चली गई हैं। उसने तुरंत गुस्से में नेहा को पीछे धक्का दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, ये बात यही खत्म नहीं होगी। आई नीड माई वॉच। या तो अब यहाँ पर पुलिस आएगी या फिर आपको बॉस के सामने अपना जवाब देना होगा, आरिफ ने कहा। उसके लिए बॉस सिर्फ विशाल ही था। अपने गुस्से में वो इतना उतावला हो गया था कि उसने भी नेहा पर हाथ उठा दिया। अपने बचाव में नेहा ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो अब सीधा ही जमीन पर जा गिरा। जैसे ही नेहा ने आरिफ को खुद से दूर किया, उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने का सोचा। उसके लिए अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। आज शशि भी नहीं आया था कि नेहा उससे जाकर अपनी कंप्लेंट कर सके, और विशाल के पास वो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसे सिर्फ पुलिस ही एक सहारा लग रही थी। आसपास के लोग आरिफ को एक कमजोर पोजीशन में देखकर बुरा फील कर रहे थे। उनमें से अब एक कलीग जाकर नेहा के बगल में खड़ा हो गया और उसे फोन अंदर रखने का इशारा करने लगा। उससे परेशान होकर नेहा ने पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए कलीग मैं बस तुम्हें ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि तुम्हें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उस कलीग ने कहा। उसके बाद बाकियों ने भी नेहा को रोकना शुरू कर दिया। हाँ नेहा, व्हाई डू यू वांट टू इन्वॉल्व पुलिस इन दिस मैटर? हम सब कलीग्स हैं और हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे हम खुद ही डील कर सकते हैं ना।
तो इसमें पुलिस को बुलाने की क्या ही जरूरत है, दूसरे कलीग ने कहा। मोरेवर आरिफ एक सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ पर हर किसी की नज़र है। अगर किसी ने उसके आसपास भी पुलिस को देख लिया तो उसकी लाइफ फैंस के बीच ही बस एक गॉसिप बनकर रह जाएगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसे मिलकर हम सोल्व कर लेंगे। व्हाई डोंट वी सिट एंड टॉक। किसी और कलीग ने कहा। अभी तक जो लोग आरिफ के साथ और नेहा के अगेंस्ट थे, पुलिस का नाम सुनते ही उन सब के पसीने छूट गए। नेहा सब कुछ अच्छे से समझ रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा था। उस पर इतना बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा था। तब तो वहाँ लोग शांत खड़े थे और जब वो अब अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाना चाहती थी तब लोगों ने उसे रोकना शुरू कर दिया। उसे जल्द से जल्द अब इस मसले से छुटकारा चाहिए था। उसे फोन उठाता देख आरिफ के हाथ पांव फूलने लगे थे। वो जानता था कि अगर उसने इस वक्त नेहा को रोक दिया तो सबका शक उस पर ही जाएगा। वो मन ही मन खुद पर गुस्सा कर रहा था कि उसने नेहा पर ब्लेम लगाने से पहले सब कुछ अच्छे से क्यों नहीं प्लान किया। नेहा ने नंबर डायल किया ही था कि वहां अचानक अब विशाल और रोबिना पहुंचे। किसी ने उन दोनों को खबर पहुंचा दी थी कि यहाँ पर क्या चल रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन, विशाल ने नेहा और आरिफ के पास आते ही पूछा। सर, अब आपको ही कुछ करना होगा, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने नेहा मैडम से आराम से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती और उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। ये देखिए मेरे हाथ में कितनी चोट आई है, आरिफ ने कहा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि वो किसी भी पल रो सकता था। रोबिन को देखकर उसके अंदर अब और भी हिम्मत आ गई थी और रोबिन और विशाल के रिश्ते के चलते उसे उम्मीद दी थी कि वहां उसकी ही बात को तवज्जो दी जाएगी। उसे लग रहा था कि जितना ज्यादा वो अपने आप को दुखी दिखाएगा उतना ही वजन उसकी बात में आएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा उसका बोझ विशाल वो उससे भी कई ज्यादा चालाक था। वो यहाँ जब से आया था उसका ध्यान आरिफ की बातों पर था ही नहीं। कल रात नेहा को आदित्य के साथ देखकर उसके दिमाग में तो अब कुछ और ही चल रहा था। यहाँ वो भी आरिफ की बातें सुन जरूर रहा था लेकिन उसके अंदर अपने ही कुछ प्लान्स चल रहे थे। वो एकटक बस नेहा को ही देखे जा रहा था। वो तो चाहता था कि आज हेल्प के लिए नेहा उससे बात करे ताकि वो इसी हेल्प के बहाने उसके करीब जा सके। लेकिन नेहा को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं थी। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं था तो क्यों अपने आप को सही साबित करने की जद्दोजहद करती थी। उसने अब साफ साफ कहा, मैंने एक बार कह दिया है कि तुम्हारी वॉच मेरे पास नहीं है और अब इस बात को यहीं पर ही खत्म कर दो। क्या चल रहा था विशाल के मन में? क्या वो आरिफ की चाल समझकर नेहा को इसमें फंसा देगा या फिर नेहा का साथ देकर उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा?